नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर नक्सली हिंसा से भारत की जो रणभूमि है वहां से आ रही है, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में एक बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ है और इसमें 11 जवान, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 11 जवान, 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। एक बारूदी सुरंग के विस्फोट में ये 11 जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी। ट्रैक्स गामा व्हीकल पर नक्सलियों ने किया बारूदी सुरंग से हमला और यह बहुत बड़ा विस्फोट था। हालांकि यह दंतेवाड़ा का जो इलाका है यह नक्सलियों का गढ़ समझा जाता है और यहां पर जो प्रारंभिक सूचना थी वो कुछ बड़े नक्सली नेताओं के छिपे होने की खबर थी और छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में जो डीआरजी है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, उनका यह दल जा रहा था एक कोम्बिंग ऑपरेशन के लिए। तभी एक बारूदी सुरंग लगाकर विस्फोट किया गया। ट्रैक्स गामा वाहन में नक्सलियों ने किया ब्लास्ट, जिसमें 10 जवान और ड्राइवर की मौत हो गई है। यह अरनपुर थाना क्षेत्र है जहां नक्सलियों ने हमला किया। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नजर बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो ताम्रध्वज साहू को आप सुन रहे हैं, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा का यह क्षेत्र, रवीश पाल सिंह हमारे साथ मौजूद थे। रवीश, अपनी बात पूरी कीजिए। दंतेवाड़ा का यह क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ है, सड़क भी आ गई, केंद्रीय बल भी पहुंच गए, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस भी वहां पर बड़ी संख्या में तैनात है, लेकिन नक्सली फिर भी हमला करने में सफल हो जाते हैं। बिल्कुल गौरव जी, आप बहुत इस बात के जानकार भी हैं और आपने भी कई बार ये चीजें देखी होगी। दरअसल ये जो पूरा का इलाका है, ये इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि नक्सलियों को छुप करके वार करने में काफी मदद मिलती रही है लंबे समय से। घने जंगल का इलाका है, हालांकि जिस जगह पर अगर आप देखें इस घटना को अंजाम दिया गया है वो बिल्कुल घने जंगल के बीच की तो नहीं है, लेकिन एकदम शहर के बीचों बीच या कस्बे के बीचों बीच भी नहीं है। इस सड़क को बनाया जरूर गया था, लेकिन इसके आसपास दूर दूर तक अगर कोई हमला होता है तो जल्दी से क्विक रिस्पांस टीम पहुंच जाए, इवैक्यूएट इन लोगों को करने के लिए, इसकी संभावना भी बेहद कम होती है। जहां तक हम बात कर रहे हैं इस इलाके की, तो इस पूरे इलाके के आसपास अगर आप दंडकारण्य की देखें, दंतेवाड़ा की देखें, बस्तर की देखें, यहाँ पे बेहद घने जंगल है और बार बार नक्सली जो है इन 2 चीजों का फायदा उठाते हैं। पहला घना जंगल और दूसरा उनका अपना लोकल नेटवर्क। अब आप देखिए, आज ये जो हमला हुआ है ये डीआरजी के जवान है। डीआरजी का मतलब ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है नक्सलियों की तरफ से गौरव जी, क्योंकि डीआरजी एक वो दल है जिसने बड़ी भूमिका निभाई है पिछले कुछ समय में बड़े नक्सल लीडर्स को। आपने बिल्कुल सही कहा, जब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड को निशाना बनाया जाता है तो यह संकेत दिया जा रहा है कि वो बल जो नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन कर रहा है उसी को निशाना बनाया जाएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगभग 10 वर्ष पहले एक ऐसा समय था जब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि 1/3 भारत, अगर 650 डिस्ट्रिक्ट है भारत में, तो लगभग 1/3 नक्सली हिंसा ग्रसित इलाकों में है, लेकिन वो संख्या अब घटकर महज 40-50 डिस्ट्रिक्ट या उससे कुछ ज्यादा। इस समय कितनी स्थिति गंभीर है, खासतौर पर दंतेवाड़ा और छत्तीसगढ़ के आसपास के इन इलाकों में? देखिए, जो छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ का जो स्थापना दिवस था उस कार्यक्रम में वहां पर मौजूद थे और उन्होंने हम लोगों से बातचीत किया और उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ के सिर्फ 4 जिलों में ही नक्सलवाद बचा हुआ है और उसमें से दंतेवाड़ा सबसे खतरनाक है और इसी इलाके में नक्सलियों ने इतना बड़ा हमला किया है। सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों का ये जी
वो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन करते हैं सुरक्षा बलों के खिलाफ, और इसमें वो सफल रहे। क्योंकि जिस तरीके से डीआरजी के जवानों को एसओपी का पालन करना चाहिए, अरनपुर के जिस रास्ते में, जिस गली में वो गए, वहां पर कुछ दिन पहले मैं भी गया था कवरेज करने के लिए, तो वो एक रास्ता जो है वो पूरी तरीके से खतरनाक है, और उस रास्ते में अगर ऑपरेशन करने के लिए डीआरजी की टीम गई तो वहां पर वापस आते समय, कल रात में ऑपरेशन करने के लिए गए और जब आज वापस आ रहे थे तो एसओपी का पालन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब उसी रास्ते से गए और उसी रास्ते से वापस आ गए और उन्होंने जो नक्सली है उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया, आईईडी ब्लास्ट किया, इन तमाम चीजों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट भी आ रहे थे कि नक्सली किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं दंतेवाड़ा और सुकमा के इलाके में, जिसको कि अलग अलग एजेंसियों के जरिए उन पुलिस के पास और इसके अलावा सीआरपीएफ के पास शेयर किया गया था। अब जब ये घटना हो गई है तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर नजर बनाते हुए उन्होंने सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ी जो है वहां पर तैनात की है और भेजा है कि इस पूरे इलाके में किस तरीके से जो जवान हैं और जो दूसरे जो पार्टियां वहां पर मौजूद हैं उनको वापस लाया जाए। इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो भूपेश बघेल हैं उनसे बातचीत किया है। बातचीत करने के बाद कहा है कि गृह मंत्रालय पूरी तरीके से राज्य सरकार को और हर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई, और यही हेमेंद्र मैं आपके पास इसी मुद्दे पर आना चाहता हूं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो नियम है हेमेंद्र, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर एसओपी है कि आप गाड़ी में बैठकर नहीं जाएंगे तो आप कितने भी थके हो आपको पैदल ही आना होगा, कुछ दूरी मेंटेन करके आना होगा। जहां गाड़ी में बैठते हैं तो नक्सली भी जानते हैं एसओपी का पालन नहीं और वो घात लगाकर बैठे रहते हैं, तभी इस तरह का हमला होता है हेमेंद्र। जी बिल्कुल अमन, हमने देखा है कि जब जब एसओपीज का पालन नहीं हुआ है तब तब नक्सली जो है अपना हमला करने में कामयाब रहे। चाहे वो ताड़मेटला की घटना हो, उस समय भी एक बहुत भारी मतलब एक साथ इतने सारे जवान इकट्ठा मूव कर रहे थे जो कि जिनके ऊपर एम्बुश लगाया गया, पेड़ों के ऊपर से जो है उनके ऊपर फायरिंग की गई। तो निश्चित तौर पर अगर आप एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। और इस वाले मामले में भी इस शुरुआती जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि वो पैदल गए थे, अलग अलग टुकड़ियों में लोग गए थे। इतनी भारी मात्रा में मतलब एक साथ इतनी संख्या में सारे जवान ट्रैवल नहीं करते हैं एक गाड़ी में, ये एसओपी वहां का है। और एक ये बात भी है कि जिस रास्ते से आप जाते हैं उस रास्ते से आप वापस नहीं आते। तो यहाँ पे इसमें भी प्राथमिक जानकारी अभी कंफर्म इसमें नहीं कहा जा सकता कि क्या वो उसी रास्ते से गए थे, लेकिन ये बात कुछ सर्टेनिटी के साथ कही जा सकती है कि भाई ये लोग पैदल गए थे। 250 के आसपास जो है जवान थे वहां पे, जिसमें डीआरजी के जवान भी शामिल थे। डीआरजी के जवान फ्रंट लाइन में रहते हैं क्योंकि वो टेरेन से वाकिफ रहते हैं, ज्योग्राफी से उनका पता है वहां का किस तरह का टेरेन है। तो डीआरजी के जवान फ्रंट पे रहते हैं, इस वजह से उनके ऊपर यह हमला हुआ। सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह पिछले महीने इसी दंतेवाड़ा के इलाके में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का उस समय दौरा किया था। वहां के हालात कैसे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जमीनी स्थिति से आप खुद वाकिफ होंगे। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे साथ ये जवान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितना कठिन होता है इस पूरे इलाके में ऑपरेशन करना, और जब यहाँ जनता मौजूद रहती है उस दौरान अलग अलग जगहों पर बचते हुए ऑपरेशन कैसे करना है और विकास कार्यों को मजबूती करने के लिए किस तरीके से लोग कदम उठाते हैं। आप ये बताइए कि जनता यहाँ पर मौजूद है, उनके बीच में आपको ऑपरेशन करना है, कितना कठिन होता है और विकास कार्यों को लेकर के किस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं? जी सर, मुश्किल तो होता है जब जनता के बीच में अगर ऑपरेशन करना हो तो मतलब हम प्लानिंग के साथ अपने छुपाव में रहते हुए और घेराबंदी करके हम लोग ऑपरेशन का अंजाम देते हैं। विकास कार्य किस तरीके से किए जा रहे हैं, कितना कठिन होता है जब एक नक्सली बैठा हो और आप लोगों को आगे बढ़ना होता है? सर कठिन तो होता है, बहुत कठिन होता है। जब एक नक्सली सामने हो और इसके आगे से जाना हो तो हम लोगों को मतलब हम लोग थोड़ा छुपाव हासिल करते हुए और टैक्टिकल मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल। तो टैक्टिकल मूवमेंट का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। इस एरिया में काम करना कितना कठिन होता है, पर आप लोगों के जिस तरीके के हौसले बुलंद हैं, नक्सली कहीं टिक भी नहीं सकता। जी सर, इस जैसे कि देख रहे हैं, ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे नक्सलियों से लड़ना ही दूर, यहाँ पे सर्वाइव करना ही बहुत हार्ड है। जबकि हम इस इलाके में रहकर नक्सलियों के साथ फाइट कर रहे हैं और नक्सलियों को हरा भी रहे हैं। काफी मामले तक उन्होंने बैकफुट पे डाल दिया हमने, और काफी अच्छा हमारे कमांडर द्वारा अच्छी गाइडेंस मिल रही है। इसके द्वारा हम आगे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। बिल्कुल। तो बैकफुट में है नक्सली। जब आप लोग उस इलाके में जाते हैं, आम जनता भी होती है, उनके लिए भी काम करना है और नक्सली को भी आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करना है। कितने जिले हैं जो अब प्रभावित हैं, जहां पर अब कुछ ही दिन बचे हैं नक्सलियों को, जो कि वहां से भाग निकलेंगे? जैसा सर ये छत्तीसगढ़ इलाका LWR में, जैसा कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट हो गया, दंतेवाड़ा हुआ, बीजापुर हुआ, ये कुछ जो नक्सली का प्रभाव ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्या हमारा कहने का ये कि जहाँ भी ऑप्स करते हैं LWR के अंदर, सबसे पहले हमारा पॉइंट हो कि जो हमारे को पीक पॉइंट जहाँ मिलता है, पर सबसे पहले हमारा जो नफरत है कि हम वहाँ अटैक करने की कोशिश करते हैं। जहाँ हमारा लूज पॉइंट जहाँ पड़ता है कि हम लोग जहाँ जाते तब तक वो लोग हमसे इन्फॉर्मेशन लेके वो लोग भाग जा चुके हैं। इसलिए हमारा आगे ये बढ़ना है कि हम लोग जहाँ भी ऑप्स करेंगे, इससे और अब सफलता जरूर लेंगे। बिल्कुल। FOB बनाई जा रही है, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, अलग अलग जगहों पर, जिससे कि आप लोग नक्सली गढ़ में घुस सके और उनको पूरी तरीके से खत्म कर सकें। कितना कठिन होता है इन इलाकों में जाना? यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम हमारे जो भौतिक सुख है, जो नेटवर्क है, रास्ता है, पानी है, बिजली है और नेटवर्क का संपर्क है, इसको पब्लिक की तरह हम अपना सूझबूझ से जो सरकार के दिए हुए माध्यम से और हम अपना अधिकारी के जो भी टेक्टिक है और उससे पब्लिक को अपने एक दूसरे से तालमेल बनाते हुए हम क्या है इस सुविधा को जन जन में पहुंचा रहे हैं, ताकि यहाँ के जो जनता है वो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा इलाका है, वहां बुधवार को एक नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी का ड्राइवर भी उसकी हमले में मौत हो गई। नक्सली हमला जो आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके तहत जो नक्सली हैं वो एक टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला रहे हैं और लगभग हर साल इस समय ये टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव नक्सलियों का चलता है, क्योंकि यही वो समय है जब सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़े ऑपरेशन चला रहे होते हैं। तो जो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन है, जो नक्सली वो इस इलाके में आने का प्रयास करते हैं। दंतेवाड़ा वैसे भी उनका गढ़ समझा जाता है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मेरे साथ हेमेंद्र और मेरे सहयोगी भी हैं और जितेंद्र बहादुर सिंह भी है। रवीश पाल सिंह, सबसे पहले जो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव है नक्सलियों का, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? क्योंकि खबर यह भी आई थी कि नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया जा रहा है पिछले करीब 1 महीने से। बिल्कुल गौरव जी, और जैसे कि अभी आपने बात जब हम पहले खत्म कर रहे थे तो आपने लापरवाही की जो बात उठाई थी, उसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। ये जो TCOC होता है, ये जो 4 महीने का समय होता है, ये सबसे ज्यादा घातक और हिंसक माना जाता है। नक्सली जो है इन 4 महीनों में ना केवल किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देते हैं, बल्कि इन्हीं 4 महीनों में, पतझड़ के बाद ये 4 महीने शुरू होते हैं, इन्हीं 4 महीनों में जो नक्सली होते हैं ये अपने संगठन को बड़ा करने के लिए नए लड़ाकों की भर्ती भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। एक तरफ आप ये यकीन चलिए कि अगर ये एक बड़ा हमला हुआ है तो इसके साथ ही दूसरी तरफ बाकायदा ट्रेनिंग भी चल रही होगी नक्सलियों की, और इस ट्रेनिंग में नए लड़ाकों को यह भी सिखाया जा रहा होगा कि अम्बुश कैसे लगाया जाए, जवानों को जाल में कैसे फंसाया जाए, और यदि हमले के दौरान जब जवान शहीद हो जाते हैं तो उनके हथियारों को कैसे लूटना है ताकि बिना ये जवानों की गोली का निशाना बने, उनके असलहों को भी लूट करके वहां से जा सके। ठीक, और असलहा लूट लेते हैं ये इसी तरह। जितेंद्र, ताड़मेटला के जंगलों में 2010 में जो हुआ था, जब 76 CRPF के जवान मारे गए थे, उसके बाद पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में बहुत परिवर्तन लाए गए थे। लेकिन उसके बाद हम यह देख रहे हैं 2013 में जिस तरह से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की पूरी लीडरशिप मारी गई थी, और यही अप्रैल मई के महीने होते हैं जहां पर ये ऑपरेशंस चलते हैं। तो ऐसे में जो SOPs है, क्या उनका पालन नहीं हो रहा, इसीलिए यह हो रहा है, या फिर नक्सली भी एक कदम आगे रहने में सक्षम रहते हैं? हालांकि अब वो संकुचित और सीमित रह गए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में।
बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा कि एसओपी का पालन करना बहुत जरूरी होता है। ये देखा जाता है कि जब भी किसी ऑपरेशन के लिए जो सुरक्षा बल हैं वो निकलते हैं नक्सल इलाके में, तो उस दौरान उनकी तरफ से ये कहा जाता है और ये कोशिश की जाती है कि जिस रास्ते से जाएं उस रास्ते से वापस ना आए, या फिर उन रास्तों के बारे में नक्सलियों के जो वहां पर सूचना देने वाले लोग हैं उनको पता न चले। क्या इस पूरे जो ऑपरेशन नक्सलियों की तरफ से टीसीओसी इस वक्त चलाया जा रहा है उस दौरान उनके पास वैसी सूचना पहुंची कि जो डीआरजी के जवान हैं वो एक बड़ा ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं? ऐसी भी सूचना आ रही है कि वहां पर कई नक्सलियों के बड़े कमांडर मौजूद थे जिनके बारे में स्टेट पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद वो लोग ऑपरेशन करने के लिए कल रात में निकले थे। लेकिन जब वापस आ रहे थे तो वापस आने के दौरान गाड़ी को आईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया। तो इस दौरान क्या उसी रास्ते से वो वापस आए जिस रास्ते से गए थे? उस दौरान उन्होंने एसओपी का पालन नहीं किया। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में मैं खुद गया था अरनपुर इलाके में, दंतेवाड़ा से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है और यहाँ का जो पूरा इलाका है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है काफी खतरनाक है। यहाँ पूरे जो गांव वाले हैं उन गांव वालों के बीच में बहुत सारे नक्सली जो हैं वो समय समय पर आकर के छिप जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि हिडमा जितेंद्र रहिए मेरे साथ, आप ही की रिपोर्ट का आप जो जिक्र कर रहे हैं वही रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहते हैं। अरनपुर का यह इलाका, ताड़मेटला के जंगलों की अगर हम बात करें या फिर दंतेवाड़ा के इस इलाके के अरनपुर की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया। जमीनी स्थिति क्या है? अगर आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए तो कितना गहरा गड्ढा सड़क पर हो गया है। यह आपको दिखाता है कि कितनी भारी मात्रा में यहां पर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, क्या जमीनी स्थिति थी, देखिए जितेंद्र बहादुर सिंह की यह रिपोर्ट। हमारे साथ ये जवान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितना कठिन होता है इस पूरे इलाके में ऑपरेशन करना, और जब यहाँ जनता मौजूद रहती है उस दौरान अलग अलग जगहों पर बचते हुए ऑपरेशन कैसे करना है और विकास कार्यों को मजबूती करने के लिए किस तरीके से लोग कदम उठाते हैं। आप ये बताइए कि जनता यहाँ पर मौजूद है, उनके बीच में आपको ऑपरेशन करना है, कितना कठिन होता है और विकास कार्यों को लेकर के किस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं? जी सर, मुश्किल तो होता है जब जनता के बीच में अगर ऑपरेशन करना हो तो मतलब हम प्लानिंग के साथ अपने छुपाव में रहते हुए और घेराबंदी करके हम लोग ऑपरेशन का अंजाम देते हैं। विकास कार्य किस तरीके से किए जा रहे हैं? कितना कठिन होता है जब एक नक्सली बैठा हो और आप लोगों को आगे बढ़ना होता है? सर कठिन तो होता है, बहुत कठिन होता है। जब एक नक्सली सामने हो और इसके आगे से जाना हो तो हम लोगों को मतलब हम लोग थोड़ा छुपाव हासिल करते हुए और टैक्टिकल मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो टैक्टिकल मूवमेंट का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। इस एरिया में काम करना कितना कठिन होता है, पर आप लोगों के जिस तरीके के हौसले बुलंद हैं, नक्सली कहीं टिक भी नहीं सकता। जी सर, इस जैसे कि देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे नक्सलियों से लड़ना ही दूर, यहाँ पे सर्वाइव करना ही बहुत हार्ड है। जबकि हम इस इलाके में रहकर नक्सलियों के साथ फाइट कर रहे हैं और नक्सलियों को हरा भी रहे हैं। काफी मामले तक उन्होंने बैकफुट पे डाल दिया हमने, और काफी अच्छा हमारे कमांडर द्वारा अच्छी गाइडेंस मिल रही है। इसके द्वारा हम आगे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। बिल्कुल, तो बैकफुट में है नक्सली। जब आप लोग उस इलाके में जाते हैं, आम जनता भी होती है, उनके लिए भी काम करना है और नक्सली को भी आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करना है। कितने जिले हैं जो अब प्रभावित हैं, जहां पर अब कुछ ही दिन बचे हैं नक्सलियों को जो कि वहां से भाग निकलेंगे? जैसा सर ये छत्तीसगढ़ इलाका LWR में जैसा कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट हो गया, दंतेवाड़ा हुआ, बीजापुर हुआ, ये कुछ जो नक्सली का प्रभाव ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्या हमारा कहने का ये कि जहाँ भी ऑप्स करते हैं LWR के अंदर, सबसे पहले हमारा पॉइंट हो कि जो हमारे को पीक पॉइंट जहाँ मिलता है, पर सबसे पहले हमारा जो नफरत है कि हम वहाँ अटैक करने की कोशिश करते हैं। जहाँ हमारा लूज पॉइंट जहाँ पड़ता है कि हम लोग जहाँ जाते तब तक वो लोग हमसे इन्फॉर्मेशन लेके वो लोग भाग जा चुके हैं। इसलिए हमारा आगे ये बढ़ना है कि हम लोग जहाँ भी ऑप्स करेंगे इससे और आप सफलता जरूर लेंगे। बिल्कुल, FOB बनाई जा रही है, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, अलग अलग जगहों पर, जिससे कि आप लोग नक्सली गढ़ में घुस सके और उनको पूरी तरीके से खत्म कर सकें। कितना कठिन होता है इन इलाकों में जाना? यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जो हमारे जो भौतिक सुख है, जो नेटवर्क है, रास्ता है, पानी है, बिजली है
और नेटवर्क का संपर्क है, इसको पब्लिक की तरह हम अपना सूझबूझ से जो सरकार के दिए हुए माध्यम से और हम अपना अधिकारी के जो भी टेक्टिक है और उससे पब्लिक को अपने एक दूसरे से तालमेल बनाते हुए हम क्या है इस सुविधा को जन जन में पहुंचा रहे हैं ताकि यहाँ के जो जनता है वो आगे बढ़े। तो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस एफओबीज बनाए जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि एक एफओबी दूसरे के संपर्क में रहे। नक्सली हेमेंद्र जब हमला करते हैं तो बड़ी संख्या में आते हैं और ताड़मेटला के जंगलों में भी यही देखा गया था। अगर 76 वहां पर सीआरपीएफ के जवान थे तो आसपास की पहाड़ियों पर टैक्टिकल पोजीशन लेकर वहां पर कई 100 की संख्या में नक्सली आए थे। वो इंटेलिजेंस फेलियर भी था, ऑपरेशंस फेलियर भी था। क्या कुछ सीख लेकर परिवर्तन हुए हैं जो अब नजर आ रहे हैं जमीन पर? देखिए गौरव, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हर रोज कामयाब होना पड़ता है, जबकि नक्सल्स को सिर्फ एक बार जिस दिन उन्होंने किसी घटना को अंजाम देना है उसी दिन कामयाब होना है। और ये फैक्ट है कि नक्सल्स जो है हिट एंड रन टैक्टिक्स को अपनाते हैं, वहां पे घात लगाते हैं, मारते हैं और भाग जाते हैं और डिस्पर्स कर जाते हैं। नक्सली कोई उसमें चेहरे पे लिखा नहीं रहता, लोकल पॉपुलेशन से ड्रॉ किए हुए उनके कार्डर्स हैं और उन्हीं लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं, तो उनको पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता और उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस पर गैल्वेनाइज भी किए जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। हालांकि जो माओवादी हैं वो उनका कहना है कि उनकी जो आर्मी है वो जिसको वो कहते हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहती है और बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक पर्टिकुलर एरिया में गैल्वेनाइज भी हो सकती है। लेकिन एक बात और जो बहुत मतलब जरूरी है हमारे समझना, वो ये है कि नक्सली जो हैं, जो उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो ह्यूमन है, वो इंसानों के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। और जो ये घटना हुई है उसमें भी देखने को ये मिल रहा है, प्राथमिक जानकारी ये मिल रही है कि ये लोग पहले पैदल कोमिंग ऑपरेशन में गए थे और वापस गाड़ी में आए हैं। तो जब ये गाड़ी में बैठे हैं तो किसी ने नक्सली जो आगे ऑलरेडी माइन लगाए हैं, माइनिंग की जहां तक बात है मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन किसी ने उनको टिप ऑफ किया है जिसके बाद ये इस घटना को अंजाम देने में कामयाब हुए हैं। और जहां तक इस एरिया के पर्टिकुलर माइनिंग की बात है, बहुत लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि हेवीली माइंड एरिया है बस्तर का ये इलाका, खासकर दंतेवाड़ा वाला ये इलाका बहुत हेवीली माइंड है, पूरी माइंस को हटाया नहीं गया है और बहुत कोशिश की गई है पास में भी कि इस इलाके को सैनिटाइज किया जाए, माइंस को हटाया जाए, लेकिन जितना पॉसिबल है हुआ है उतना हुआ है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की मदद क्या मिल पा रही है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड को? रवीश, ड्रोन्स की मदद की बात की जा रही थी कि जब सेना की टुकड़ियां चलेंगी या सीआरपीएफ की टुकड़ियां चलेंगी तो उनके आगे आगे ड्रोन चलेंगे और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। क्या उसमें सफलता मिली या ये केवल निर्णय जो होते हैं फाइलों में बंद रह जाते हैं? देखिए बिल्कुल ये फैसला तो किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा इसका असर हुआ हो या फिर बहुत ज्यादा मूवमेंट के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया हो, ऐसी तस्वीरें तो बहुत ज्यादा अब तक सामने नहीं आई हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब ये फैसला किया गया था उसके कुछ दिनों तक हमने ये तस्वीरें जरूर देखी, जब वो फुटेज उपलब्ध भी कराई गई थी मीडिया को कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है जब जवान मूव करते हैं एक से दूसरी जगह के लिए। लेकिन यहाँ आप देखिए, अगर जैसे कि हम बार बार एसओपी की बात कर रहे हैं तो एसओपी में तो सबसे पहले होता है कि जब कभी भी इस तरीके का कोई मूवमेंट होता है तो जवानों के आगे माइन रिमूवल टीम चलती है जो कोशिश ये करती है कि आगे। और जो डीआरजी के 11 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम की सूची छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी अभी रिलीज की है और ये 11 नामों की सूची इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 26/4/2023 को घटना में सम्मिलित हुए अधिकारी और कर्मचारी, उसमें प्रधान आरक्षक क्रमांक 74 जोगा सोली शामिल हैं, प्रधान आरक्षक क्रमांक 965 मुन्ना राम कड़ती उसमें शामिल है, प्रधान आरक्षक संतोष तामो उसमें शामिल है, नव आरक्षक दुलगो मंडावी उसमें शामिल है, लखम मरकाम जोगा कवासी, हरिराम मंडावी, राजू राम कटरम, जयराम पोड़ियाम और गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी और एक निजी वाहन चालक भी उनके साथ थे जिसका नाम धनीराम यादव बताया जा रहा है।